जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू सोशियोपीडिया, योर ओन सोशियोलॉजी डिस्कशन फोरम। सो गाइज, हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटीज़ के बारे में। और पिछले वीडियो में मैंने जो है एनसीईआरटी का +1 की एनसीईआरटी का एक ब्रीफ समरी लिया था। सो आई होप आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा। आज उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्दर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड बुक ऑफ क्लास +1, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ गाइज कि एनसीईआरटीज़ आर दी मोस्ट फंडामेंटल बुक्स जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल यूपीएससी के लिए या अदर स्टेट सर्विसेज के लिए लेना चाहते हो। पहले में हमने की थी अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी, अभी हम लोग करेंगे अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। अगेन मेरा इंटेंट वही है कि आई कैन इंस्पायर यू पीपल टू रीड दिस एनसीईआरटीज़, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखी है तो उनको एक ब्रॉड रिवीजन दे दूं ताकि दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। सो चलिए फटाफट से सेशन को करते हैं स्टार्ट गाइज। स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए, बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट है सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग। इसके अलावा सोशियोलॉजी के डिस्कशन फोरम्स भी हैं जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो सोशियोलॉजिकल इंसाइट ले सकते हैं। सो यू आर वेरी मच फ्री टू come and join us. Now let us talk about the broad contents. इस particular book में आपको क्या दिए गए हैं as far as class +1 NCERT is concerned। ये 5 आपको chapters यहाँ पे दिए गए हैं: social structure, stratification and social processes in the society, social change, social order and rural and urban society, then environment in society, introducing western sociologist and Indian sociologist। so यहाँ पे basically last के chapters में हम लोगों को social thinkers जो हैं, जो basic classical thinkers है both इन वेस्टर्न वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया, यहाँ पे जो है हम लोगों को इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और जो भी की फिगर्स हैं हमारे सोशियोलॉजी में उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया, उनके वेरियस एस्पेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो चलिए हम लोग फटाफट से हर एक चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर में ब्रॉडली बात करेंगे क्या चीज़ है। सो आई होप आपने जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो ये सब चीज़ें रिकॉल कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका दैट इज सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन द सोसाइटी। और बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन चैप्टर है बिकॉज सोशल स्ट्रक्चर को, स्ट्रैटिफिकेशन को, प्रोसेसेस को एक इंटरलिंक्ड फॉर्म में जो है बताया गया कि किस तरह से समाज में जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है, स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट करती है, सोशल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं और कैसे सोशल प्रोसेसेस होते हैं, किस टाइप के सोशल प्रोसेसेस होते हैं, इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले जो है चैप्टर स्टार्ट होता है विद सोशल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर? सोशल स्ट्रक्चर इज बेसिकली जो हमारा समाज है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है ऑर्गेनाइज हो रखा है, या पैटर्न वे में हम लोग उसका जो है अरेंजमेंट देखते हैं। इसको हम लोग बेसिकली एक नोशन देते हैं स्ट्रक्चर का। और ये स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो लोग हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल सोशल ग्रुप, सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या एक पैटर्न वे में इंटरेक्शन करते हैं जिससे हमें एक स्ट्रक्चर का फील आता है। सो दैट बिकम्स योर सोशल स्ट्रक्चर। नाउ ये जो सोशल स्ट्रक्चर है इस पहले पार्ट में चैप्टर के हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करी गई है, दैट इज मार्क्सियन पर्सपेक्टिव एंड फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ये दोनों ही पर्सपेक्टिव क्या बताते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है, और आई वुड से नॉट इन्फ्लुएंस, कंस्ट्रेन करता है कि वो जो है किसी पर्टिकुलर वे में काम करे। फॉर इंस्टेंस जो सोशल वैल्यूज होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, वो जो है इन्फ्लुएंस करती है इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के लिए। इसको जो फंक्शनलिस्ट व्यू पॉइंट वाले थिंकर्स है वो काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह का कमरा है जिसमें दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ तरीके ही हैं जहां से हम लोग कमरे से बाहर जा सकते हैं एक इंडिविजुअल के लिए। सो सोसाइटी या सोशल स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, एक कंस्ट्रेनिंग इफेक्ट रखता है ऑन इंडिविजुअल। सो मार्क्सियन एज वेल एज फंक्शनल पर्सपेक्टिव दोनों जो है इस कंस्ट्रेंट के बारे में बात करते हैं। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में, या इनका जो वर्ड है दैट इज ह्यूमन क्रिएटिविटी, उसके ऊपर जो है थोड़ा ज्यादा एम्फोसाइज करता है, वाइल फंक्शनलिस्ट व्यू जो है वो मोर सोशल ऑर्डर के ऊपर जो है फोकस कर रहे होते हैं। चलो एनीवेज, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर का ही एक फंक्शन है दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। दिस पार्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? देखिए हमारे समाज में जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको बहुत सारे सोशल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। ये ग्रुप्स जो हैं ये क्या है, ये बेसिकली इक्वल नहीं होते, दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न एज सिमिलर टू सोशल स्ट्रक्चर। उसी तरह के पैटर्न में जो है अरेंज किया जाता है, और वहाँ पे वैल्यू प्रेफरेंसेस होती है कि एक ग्रुप को जो है ज़्यादा वैल्यू प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू अदर, जिसके कारण एक नोशन ऑफ एक पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी आपको समाज में देखने में मिलती है कि समाज जो है वो स्ट्राटास में डिवाइडेड है, और ये स्ट्राटास में जो है कुछ ग्रुप जो है ऊपर आते हैं रैंकिंग ऑर्डर में, और कुछ ग्रुप जो है वो नीचे आते हैं।
इन ग्रुपिंग को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, या इन इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। और इस स्ट्रैटिफिकेशन से क्या होता है, जो सोसाइटी की वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो जो है वो क्या होते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि जनरली जैसे लाइफ चांसेस है, लाइफ चांसेस का मतलब जो है बेसिकली मीन्स वॉट एवर लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो जो है मिलते हैं। जो ऊपर वाले ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा मिलते हैं, नीचे वाले ग्रुप्स को कंपैरेटिवली कम मिलते हैं। जैसे कि आप अच्छी एजुकेशन की बात कर लीजिए, अच्छे हेल्थ की बात कर लीजिए, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटी की बात कर लीजिए, बड़ी सारी इस तरह की चीज़ें जो लाइफ चांसेस में आती हैं। सिमिलरली सोशल स्टेटस है, ठीक है, जो ऊपर ग्रुप्स होते हैं जिनकी वैल्यू प्रेफरेंस ज़्यादा होती है उनको जो है सोशल स्टेटस भी ज़्यादा मिलता है, एंड देन दे ऑल्सो हैव अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो ये बेसिकली एडवांटेजेस हैं स्ट्रैटिफिकेशन में, जो ग्रुप्स ऊपर आते हैं उनके लिए, है ना, एंड जो नीचे आते हैं उनके लिए डिसएडवांटेजेस हैं। एनीवेज, सो ये चीज़ में जो है अगेन यहाँ पे बात क्या की हुई है, इन स्ट्रैटिफिकेशन को समझाने के बाद ज़्यादा डीप में नहीं गए इस चैप्टर के अंदर। देन जो हमें सोशल प्रोसेसेस के बारे में बात करी गई है, और दो ब्रॉड तरीकों से जो है इसको समझाने की कोशिश करी है, दैट इज कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से एंड सेकंड इज फंक्शनल पर्सपेक्टिव से, कि किस तरह से कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से हम लोग जो है सोशल प्रोसेसेस को देखते हैं और फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है जी, जो कन्फ्लिक्ट व्यू पॉइंट, स्पेशली जो मार्क्सियन व्यू पॉइंट है, वो बोलता है कि भाई इंडिविजुअल जो है अगर वो सोसाइटी में, सिविलाइजेशन में रह रहे हैं तो दे हैव टू कम टुगेदर एंड दे हैव टू प्रोड्यूस, एंड फॉर प्रोडक्शन इट रिक्वायर्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है जी, सो यहाँ से जो है चीज़ें स्टार्ट होती है, दे कम टुगेदर एंड दे प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोडक्शन इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट, मार्क्स बोलते थे। सो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे कोऑपरेशन जो है वो निकल के आता है। सिमिलरली कोऑपरेशन के साथ साथ जो है आपको कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, एंड कन्फ्लिक्ट के साथ साथ जो है आपको क्या देखने को मिलता है, यू ऑल्सो फाइंड कंपटीशन। सो ये तीन जो है सोशल प्रोसेसेस यहाँ पे हमने डिस्कस करे हुए हैं इन दो पर्सपेक्टिव से, कन्फ्लिक्ट एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव। एंड देन उसके बाद जो है इसके इंटरप्ले के बारे में बात किया हुआ है कि कोऑपरेशन इन कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन किस तरह से कोएग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, समटाइम्स डायरेक्ट रहते हैं सोसाइटी में और समटाइम्स जो है कंसील्ड फैशन में होते हैं। बड़े सारे यहाँ पे इंस्टेंसेस दिए गए हैं जहाँ पे कोऑपरेशन जो है ऊपर से देखेंगे तो कोऑपरेशन दिखता है, बट नीचे देखें तो आपको एक कन्फ्लिक्ट भी दिखता है जो कि डायरेक्ट नहीं है बट ओवर्ट कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग फैमिली की बात करते हैं कि फैमिली जो है एक कोऑपरेटिव सिस्टम है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव यूनिट है, बट जो फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं वो भी ये बात करते हैं कि भाई इस कोऑपरेशन के अंडर जो है देयर इज एन अंडरलाइंग कन्फ्लिक्ट जहाँ पे कि विमेन जो है उनको सबड्यू किया जाता है थ्रू पैट्रियार्कल नॉर्म्स। तो इस तरह के बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग को ये सब चीज़ें समझाई जा रही हैं, किस तरह से कोऑपरेशन जो है आपको वॉलंटरी कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है, फोर्स्ड कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है। जैसे फैक्ट्री सिस्टम में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि भाई फैक्ट्री सिस्टम में जो वर्कर्स हैं एंड जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, दे आर कोऑपरेटिंग टू प्रोड्यूस, है ना, मटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए दे आर कोऑपरेटिंग। बट थिंग इज कि यहाँ कोऑपरेशन के अंडर भी जो है एक अंडरलाइन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वर्कर्स हैं वो अपनी वेज मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश करते हैं और जो फैक्ट्री ओनर्स है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का इंटरप्ले को यहाँ पे डिस्कस किया गया है इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। सो आई होप आपको इसका थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं हम लोग। दिस इज सोशल चेंज, सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। सो ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं समाज के, एक सोशल चेंज एंड सेकंड इज सोशल ऑर्डर, और इनके बारे में जो है इस चैप्टर में बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्कस किया है। टेकिंग रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज एज अ डायमेंशन, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पोर्शन हम लोग सोशल चेंज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सो जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है कि भाई जो भी लाइक चेंज इज द ओनली अनचेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। सो बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी तो मैंने यहाँ पे लिखी है, चेंज इज ओनली अनचेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। मीन्स कुछ भी कर लीजिए, चेंज जो है वो होता रहा है, होता रहेगा। हाँ, इसका जो रेट है वो जो है कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगले कुछ जो है सेंटेंसेस में वो यही बात कर रहे हैं कि भाई ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है 5 लाख साल में जो है ह्यूमन जो इवॉल्व हुए, बट सिविलाइजेशन जो है सिर्फ 6000 साल पहले ही आई है। और जो मेन आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखते हो वो 400 साल पहले हुआ। पिछले 100 साल में और ज़्यादा सोशल चेंज आया है, पिछले 50 साल में और ज़्यादा सोशल चेंज आया है। तो जैसे जैसे आप देखोगे प्रेजेंट की तरफ आओगे तो यू विल सी द रेट ऑफ सोशल चेंज इज हैपनिंग वेरी वेरी फास्ट, है ना। तो ये बातें बोलने की कोशिश करते हैं कि चेंज जो है वो क्या है, इट इज़ दी ओनली अनचेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी कीप्स ऑन चेंजिंग। नाउ
इसको एक्सप्लेन, इसको डिफाइन करने की कोशिश भी की है कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज चेंज। तो चेंज को जो है एक ब्रॉड, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं और ये जो है क्लियरली यहाँ पे दिखाया भी गया है। बट यहाँ पे जनरली इस चैप्टर में ये बोला गया है कि सोशल चेंज जो है इट इंक्लूड्स बिग चेंजेस दैट ट्रांसफॉर्म्स द सोसाइटी फंडामेंटली। ठीक है जी। अब सोशल चेंज को आप मैं थोड़ा चैप्टर से हट के थोड़ा सा आपको इंसाइट देने की कोशिश करूंगा। सोशल चेंज को आप देखो किस तरह से देखते हो। आप समाज को देखो, समाज को समझने की कोशिश करो। समाज में क्या चीज़ है? समाज में जो है सोशल स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, हम लोगों को सोशल इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, हम लोगों को सोशल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, हम लोगों को नॉर्म्स एंड वैल्यूज देखने को मिलती हैं। ये जो है हमारा समाज बनाती हैं। ठीक है जी। सो सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप जो है क्या बनता है? हमारा सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। सो जब सोशल चेंज हम किस तरह बात करेंगे कि जब फंडामेंटली हम लोग हमारे सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस देखते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज में चेंज देखते हैं, उसको हम लोग ब्रॉडली जो है सोशल चेंज बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो यहाँ पे बात भी करी हुई इस चैप्टर के अंदर कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किस तरह से जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं, इनको चेंज किया, नॉर्म्स एंड वैल्यूज को चेंज कर दिया। ठीक है। अर्बनाइजेशन निकल के आई, हम लोगों ने एक्सटेंडेड फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चले गए, एग्रीकल्चर से जो है हम लोग फैक्ट्री सिस्टम की तरफ चले गए। सो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? बहुत सारे चेंजेस देखे हैं एंड दैट इज बेसिकली सोशल चेंज। ठीक है। उसके बाद सोशल चेंज को जो है बड़े अलग अलग लेवल पे बात की हुई कि किस तरह के सोशल चेंज होते हैं। एवोल्यूशनरी सोशल चेंज के बारे में बात करी है, रेवोल्यूशनरी सोशल चेंज के बारे में बात करी। एवोल्यूशनरी सोशल चेंज इज स्लो सोशल चेंज। ठीक है जी। स्लो प्रोसेस के बारे में बात करी है। यहाँ पे डार्विनिज्म एंड डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया, किस तरह से जो है इंडिविजुअल जैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुए, उसी तरह से समाज भी धीरे धीरे क्या करता है? इवॉल्व करता रहता है, चेंज लेके आता रहता है। एंड देन देयर इज रेवोल्यूशनरी चेंज, सडन चेंजेस, डिसरप्टिव चेंजेस जो हम लोग सोसाइटी में देखते हैं। फॉर इंस्टेंस फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और उसने क्या किया? पॉलिटिकल सिनेरियो में या पॉलिटिकल जो है एरियाज में सडन चेंजेस लेके आ गए, न्यू वैल्यूज आई, जो पावर है वो एरिस्टोक्रेसी से निकल के मिडिल क्लास के पास चलेगी। सो दैट वाज अ रेवोल्यूशनरी चेंज। ठीक है। इंडिया में भी जो है इस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें इंडिया में भी बात करिए रेवोल्यूशनरी चेंज की। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने जो है वो किस तरह से रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आया इंडियन सोसाइटी के अंदर। सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एवोल्यूशनरी एंड रेवोल्यूशनरी चेंज। सिमिलरली इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंज इज ऑल्सो गिवन एज अ टाइप ऑफ सोशल चेंज। इंटरनल चेंज इज द चेंज विच इज कमिंग फ्रॉम विद इन द सोसाइटी एंड एक्सटर्नल चेंज इज द वन विच इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे हम आज की टाइम पे देखो वेस्टर्नाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, जो यहाँ पे नहीं ये लिखा हुआ एग्जांपल, बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से। वेस्टर्नाइजेशन में क्या हो रहा है? हम लोग जो है वेस्टर्न कंसेप्ट्स को, वेस्टर्न कल्चर के नोशंस को, वेस्टर्न वैल्यूज को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली एन एक्सटर्नल चेंज दैट इज कमिंग। ठीक है जी। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंज। देन चेंज इन स्ट्रक्चर एंड चेंज इन वैल्यूज। सो ये बेसिकली इस पोर्शन में क्या बताया गया कि किस तरह से स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, किस तरह से वैल्यूज में चेंज आती है, अलॉन्ग विद एग्जांपल्स दिए हुए। जैसे स्ट्रक्चर में जो है मैंने जैसे आपको सोशल इंस्टीट्यूशंस बताए, तो बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम में यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि भाई पेपर मनी आने से जो है कैसे डिफरेंसेस आ गए। पॉलिटिकल यहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। पॉलिटिकल सिस्टम इज ऑल्सो सोशल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे बात किया कि किस तरह से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से पावर जो है वो आपका जो है अपर क्लास से या एरिस्टोक्रेसी से मिडिल क्लास पे आई। आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी निकल के आए। एंड जो राइट्स ऑफ मैन के बारे में जो हम बात करते हैं कि भाई नॉर्मल लोगों के राइट्स होने चाहिए, ऑल ऑफ दीज का केम हियर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को ऑल टुगेदर यहाँ पे चेंज होते हुए देखा है हमने। ठीक है जी। चेंज इन वैल्यू सिस्टम्स। ठीक है। वैल्यूज, वैल्यू प्रेफरेंसेस में हम लोगों ने चेंज किया। यहाँ पे एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे कि हम लोग पहले क्या होता था, पहले देयर वॉज बच्चों को, देर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, है ना, बट नाउ देर इज कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, देर इज कंसेप्ट ऑफ एडोलेसेंस, देर इज कंसेप्ट ऑफ एडल्टहुड। पहले जो है कुछ नहीं होता था, पहले बच्चे जो है 6-7 साल के होते थे, दे यूज टू बी पुट टू वर्क। बट अभी क्या हुआ, चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। एडोलेसेंस को स्पेसिफिकली हमने क्या किया, हमने कैटेगराइज किया है, हम वहाँ पे जो है एडोलेसेंस नीड्स को, उनकी जो है प्रॉब्लम्स को हम लोग हाईलाइट करते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन वैल्यूज दैट आर कमिंग। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे ये दिए हुए हैं। देन कॉजेज के बारे में बात करते हैं। इन्वायरमेंटल कॉजेज हैं, टेक्नोलॉजिकल कॉजेज हैं, इकोनॉमिक कॉजेज हैं, पॉलिटिकल कॉजेज हैं या सोर्सेज हैं, कल्चरल कॉजेज एंड सोर्सेज हैं जो कि चेंज के। ठीक है। ये सारे जो है यहाँ पे दे रखे हैं इन अ डिफरेंट लाइक अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, इन सब के बारे में डिस्कस किया हुआ है। देन इज सोशल ऑर्डर। ठीक है। अब ये बात बोलते हैं कि भाई सोशल चेंज
के साथ साथ सोशल ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक सोशल सिस्टम में अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इंडिविजुअल जो है वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा और सिविलाइजेशन जो है वो सर्वाइव नहीं करेंगी। ठीक है जी। सोशल ऑर्डर को किस तरह से डिफाइन करते कि भाई एक सेट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट्स, सेट पैटर्न है अरेंजमेंट्स का ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज एंड नॉर्म्स विच इवेंचुअली रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ, है ना, रिप्रोड्यूस करता है और देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हो सम सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन इट, सो दिस बिकम्स सोशल ऑर्डर। ठीक है जी। एंड सोशल ऑर्डर ज़रूरी भी है। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में उसमें लिखा है कि भाई आप इमेजिन करो कि आप फॉर इंस्टेंस आप फुटबॉल का गेम खेलते हो, आप आज गेम खेलने जाते हो, रूल्स कुछ और हैं, कल जाओगे तो रूल्स कुछ और हो जाएंगे, परसों जाओगे रूल्स कुछ और हो जाएंगे, सो किस तरह से खेल पाएंगे, है ना। तो हियर वी थिंक दैट सोशल ऑर्डर इज ऑल्सो नेसेसरी for a system to survive, for society to survive and for institutions to have harmony between each other. So ये जो है यहाँ पे बात करते हैं and then हम लोग देखते हैं कि किस तरह से social order achieve किया जाता है। इन्होंने यहाँ पे टाइप दिया पहला कि spontaneous consent। spontaneous consent को मैं पार्सन्स की अगर उस पे पार्सन्स के थॉट प्रोसेस पे जाए तो वो वैल्यू कंसेंसस की बात करते थे कि भाई समाज में लोग जो हैं वो किस तरह से सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं जब वो सिस्टम के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेंगे, जब उनके ब्रॉड लोगों के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर वैल्यू कंसेंसस होगा तो जो है क्या होगा, सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। अब एग्जांपल जैसे कि एक फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन के अंदर हम लोग माँ या बाप के जो है उनका हम लोग अथॉरिटी को मानते हैं। सो ये चीज़ क्या है, दिस इज़ वैल्यू कंसेंसस, है ना। ब्रॉडली जो है हम लोग देखते हैं समाज में कि मदरहुड को एंड फादर को जो है वो बड़े पेडिस्टल पे रखा जाता है एंड इन जनरल जो है यंगर जनरेशन इनको जो है रिस्पेक्ट करती है, रेवर करती है। तो दिस इज बेसिकली हाउ कंसेंट इज डेवलप्ड। एंड देन सेकंड इज कोवर्जन। सेकंड इज कि भाई लोगों को इन लाइन लाने के लिए, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को मनवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोवर्जन करते हैं। ये कोवर्जन कैसे होती है, जनरली हम लोग थ्रू अथॉरिटी करते हैं। अब यहाँ पे जो है मैक्स वेबर के कंसेप्ट को यूज़ किया गया है, पावर के, अथॉरिटी के। अथॉरिटी इज नथिंग बट पावर विच इज कंसिडर्ड लेजिटिमेट। ठीक है जी। सो हमें जो है माननी पड़ती है, जो जनरल मासेज हैं वो क्या करते हैं, वो इस अथॉरिटी को मानते हैं और जो बोला जाता है वो करते हैं। एग्जाम्पल कि जज की अथॉरिटी हम लोग मानते हैं, लॉ की अथॉरिटी हम मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी हम लोग मानते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्रॉडली जो है इंडिविजुअल्स वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो समाज के हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम है हम लोग, है ना, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हम किसी के फंडामेंटल राइट्स को ट्रैम्पल नहीं कर सकते और कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को ट्रैम्पल नहीं कर सकता। दिस इज हाउ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी जो कि क्या कर रही है, इसको इंश्योर करती है। ठीक है जी। एंड सबसे बड़ी अथॉरिटी जो इसको इंश्योर करती है वो क्या है, वो है स्टेट। तो स्टेट के बारे में भी थोड़ी सी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है जी। देन वो लोग भी हैं जो इन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या इनसे डेविएट होते हैं, और इसको हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो है ब्रॉड कंटेस्टेशन के फॉर्म्स में बताया है। कंटेस्टेशन क्या होता है, एक ब्रॉडर टर्म है जिसका मतलब है कि डिसएग्रीमेंट है, एक कंसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट हमको देखने को मिलता है इन नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि बात करो आप यंगस्टर्स को देखते हैं, यंगस्टर्स लाइक किसी ने, अगर आप सड़क पे जा रहे हो, रास्ते पे जा रहे हो एंड यू फाइंड अ यंगस्टर जिसने बाल जो है लाइक हरे कर रखे हैं एंड बहुत सारे पियर्सिंग्स करा रखे हैं एंड बड़ी लाइक कलरफुल से क्लोथ्स पाए हुए हैं, तो दे फील लाइक एन एबरेशन, है ना। वो जो है क्या है, वो नॉर्मल नॉर्म्स जो हैं पहनावे के उनको क्या कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ कंटेस्टेशन अकर्स, है ना। एंड ये समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कंटेस्टेशन जो है वो अलाउ करता है, कितना डिसएग्रीमेंट वो अलाउ करता है। देयर इज अ बाउंड्री, वंस समवन क्रॉसेस दिस बाउंड्री तो क्या होता है, इट लीड्स टू सोशल सैंक्शंस, इट लीड्स टू, जनरली लीड्स टू violence, can many times lead to physical violence also, can lead to social sanctions also। ठीक है जी। सो यहाँ पे जो है देन कंसेप्ट हमें इंट्रोड्यूस किया क्राइम एंड वायलेंस का, कि क्राइम जो है क्या है कि समाज में हम लोग नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को, जो ब्रॉड हमारे कंसिस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, और जो भी लॉ को जो है एब्रिज करता है, लॉ को जो है तोड़ता है, वो उसको हम लोग क्राइम बोलते हैं। ठीक है जी। सो क्राइम इज़ नथिंग बट सोसाइटीज़ वे ऑफ इंश्योरिंग कि लोग जो हैं वो वैल्यू कंसेंसस रखें और एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करें। सिमिलरली वायलेंस के बारे में बात की जाती है कि वायलेंस जो है वो एक फॉर्म है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, सोशल कंसेंसस को इंश्योर करते हैं
हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे अगेन स्टेट के बारे में बात करें कि स्टेट के पास जो है लेजिटिमेट ताकत होती है वायलेंस की, अगेन वेबर का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो है ये बात है कि इवेंचुअली जो वायलेंस है इट हैज़ टू बी डन बाय स्टेट ओनली, अगेन टू इंश्योर सोशल ऑर्डर। ठीक है जी। लास्ट यहाँ पे जो है सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर जो है रूरल अर्बन एरियाज़ में जो है बात कर रखी है। इस एरिया में जो है बात क्या होती है कि भाई सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर जो है, सोशल चेंज रूरल एरियाज़ में कंपैरेटिवली जो है कम होता है, या रैपिड सोशल चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। सोशल ऑर्डर जो है ज़्यादा मिलता है आपको देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो है वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होती हैं। सिमिलरली वहाँ पे जो है पेनिट्रेशन नहीं होता है, जैसे न्यू वैल्यूज़ का, नॉर्म्स का पेनिट्रेशन नहीं होता है। दो अब तो हो रहा है, लाइक हम लोग ये भी बात करिए इसमें कि भाई टेलीकॉम रेवोल्यूशन से, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन से विलेजेस के अंदर भी टेक्नोलॉजी, विलेजेस में भी टेक्नोलॉजी आई हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो उनका कल्चर जो उस हिसाब से चेंज नहीं हुआ, तो देयर इज़ अ कल्चरल लैग। सो वहाँ पे सोशल ऑर्डर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, सोशल चेंजेस कंपैरेटिवली कम। वाइल इन अर्बन एरियाज आप देखते हो कि सोशल चेंज जो है इट इज़ वेरी वेरी रैपिड, वेरी वेरी फास्ट, एंड इसके कारण जो है बहुत सारे आपको जो है एरियाज या इश्यूज देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि रैपिड अर्बनाइजेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स, एंड स्लम्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल और क्रिएशन ऑफ सोशल क्राइम्स। ठीक है जी। सो ये यहाँ पे बात करी हुई है। इसके अलावा जो है अर्बन एरियाज में लाइक जो चेंजेस आते हैं, रैपिड चेंजेस, बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज़ करें जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, जैसे कि गेटवाइजेशन के बारे में बात करिए। ठीक है जी। गेटवाइजेशन इज बेसिकली दोज एरिया जहाँ पे इंडिविजुअल और सिमिलर आइडेंटिटी लिव्स। ठीक है जी। तो एक जैसे हम बात कर सकते हैं कि एक कॉमन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के, पर्टिकुलर आइडेंटिटी के लोग रह रहे हैं, दैट बिकम्स और दैट इज नोन एज गेटवाइजेशन। सिमिलरली जेंट्रिफिकेशन की भी बात करी हुई यहाँ पे। जेंट्रिफिकेशन इज कि जो लोअर मिडिल क्लास के जो एरियाज़ हैं अर्बन एरियाज़ में, उनमें जो है धीरे धीरे क्या होता है, वो जो है धीरे धीरे उनकी वैल्यू बढ़ जाती है और वो अपर क्लास में शिफ्ट हो जाते थे, तो जेंट्रिफिकेशन हो जाता है उनका। ठीक है जी। स्पेशली ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो पहले सिटी सेंटर्स होते थे वो जो है धीरे धीरे लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो रहे थे, एंड देन इवेंचुअली आजकल दोबारा जो है वो उनकी वैल्यू बढ़ गई है, बिकॉज शहर में रहना महंगा हो गया है, इस करके जो है इनकी जेंट्रिफिकेशन हो रही है। ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। अगेन कंपैरेटिवली स्मॉलर चैप्टर, जहाँ पे हम लोगों ने क्या बात करी है, एनवायरनमेंट के ऊपर और समाज के साथ इसका इंटर रिलेशन बात करी है, हाउ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी इंटरेक्ट विद each other. So ecology is what? It is study of living and non-living living and non-living organisms interacting in an environment. ठीक है जी। सो इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंडिविजुअल्स, पीपल भी आते हैं, लोग आते हैं, एंड देन समाज जो है इसमें यू सी दैट देयर इज एन इंटरेक्शन। ठीक है जी। सो नेचर जो है वो क्या करता है, वो शेप करता है सोसाइटी को, एंड सोसाइटी भी जो है नेचर को शेप करती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ हमारी जो क्लासिकल सिविलाइजेशंस हैं वो जैसे हम इंडस वैली की बात करें तो वो जो है कहा, वो नदी के किनारे बनी थी, तो नेचर जो है उनको शेप कर रही थी। ठीक है जी। बट विद टाइम व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, हम लोगों ने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से हमने देखा कि सोसाइटी हैज़ कम टू कंट्रोल नेचर, स्लोली कंट्रोल द नेचर। ठीक है जी। सो हाउ सोशल ऑर्गेनाइजेशन शेप्स, नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ सोशल ऑर्गेनाइजेशन शेप्स दिस इंटरेक्शन। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अगेन वही बात करते हैं हम लोग, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स हैं। ठीक है जी। वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स हैं, यहाँ पे हम सोशल ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरह से करते हैं। ठीक है। नाउ एज फार एज वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स आर कंसर्न, सो कुछ लोग जो हैं या कुछ वैल्यूज़, कुछ नॉर्म्स ऐसी हैं कि भाई वो नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं, कि भाई नेचर कम्स फर्स्ट। हम लोग जो है नेचर में, नेचर इज हैज़ बिन लाइक वी ट्राई टू को एग्जिस्ट विद नेचर, है ना। जो हम लोग ओरिएंटल फिलोसफीज की बात करते हैं तो वी ट्राई टू को एग्जिस्ट विद दी नेचर, एंड कुछ जो है नेचर को जो है एक्सप्लॉइट करने की जो है वो करते हैं। तो एक नेचर नर्चर डिबेट है जो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड नॉर्म्स की कितना एक्सप्लॉइटेशन करना है। ठीक है जी। सिमिलरली सोशल ग्रुप्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी इस इंटरेक्शन को शेप करते हैं। किस तरह से, ये आगे वैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, आगे इसके बारे में डिटेल में बात करिए। उससे पहले कुछ मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और रिस्क के बारे में बात करिए, जैसे रिसोर्स डिप्लीशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सो इन एरियाज में जो हम लोग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड रिस्क देख रहे हैं। एंड देन ये चैप्टर में जो है लास्ट में क्या बात की है, ये चैप्टर में बात की हुई है कि भाई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स किस तरह से सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है जी। सो वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल कोट या कथन लिखा हुआ है कि जो मोस्ट ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी टुडे आर सोशल प्रॉब्लम्स। तो सोशल प्रॉब्लम से जो है निकल के आ रही हैं। अब किस तरह से, बेसिकली क्योंकि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं दे आर अगेन, जो सोशल ग्रुप्स होते हैं,
सोशल ग्रुप्स, ये जब इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं दे आर फंक्शन टू सोशल इनइक्वालिटी, मीन्स ये सोशल ग्रुप जो है ये क्या है, दे आर नॉट इक्वल, है ना, दे आर नॉट इक्वल। जैसे मैंने पीछे स्ट्रैटिफिकेशन में बताया था, दे आर अगेन यू फाइंड देम सम हैज़ मोर पावर, सम हैज़ लेस पावर, सम आर मोर प्रेफर्ड, अदर्स आर नॉट। सो सोशल ग्रुप जो है अनइक्वल हैं और ये इनइक्वालिटी जो है वो क्या करती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। एग्जाम्पल कि कुछ जो जैसे डोमिनेंट जो भी आपके ग्रुप्स होंगे, स्पेशली जैसे फैक्ट्री ओनर्स हैं या फिर कैपिटलिस्ट क्लास है, वो क्या करेगी, रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करती है रिसोर्सेज की, वाइल जो वर्कर्स हैं या फिर पुअर या फिर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है वो जो है क्या है, वो इसकी जो मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इनको मिलता है। जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो कैपिटलिस्ट मेड अ लॉट ऑफ मनी, बट जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हुआ, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हुई, दैट वॉज सफर्ड बाय दोज हु वर लिविंग इन द अर्बन एरियाज, इन द वर्किंग क्लास घेटोस, और वहाँ पे जो है उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इस तरह सोशल इनइक्वालिटी होती है, ठीक है जी। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ वाटर पार्क्स इन विदर्भ। सो विदर्भ में जो है लाइक इट इज़ दैट डिस्ट्रिक्ट जो कि वाटर स्केर्स डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे वाटर जो है बहुत कम मिलता है, और वहाँ पे बड़े बड़े वाटर पार्क्स का आना जो है वो अपने आप में इस तरह की सोशल इनइक्वालिटी और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को दिखाता है। वहाँ पे एक तरफ तो औरतें जो है वो 15 किलोमीटर तक रोज़ चल के पानी कलेक्ट करती हैं पीने के लिए, और दूसरी तरफ उन्हीं एरियाज़ में लग्जूरियस जो है वाटर पार्क्स हैं ताकि वो अपर क्लासेस की जो है एंटरटेनमेंट पर्पसेस को फुलफिल कर सके। तो ये जो है यहाँ पे एक टसल दिखाया हुआ है जो कि बहुत ब्यूटीफुली इस किताब में, इस चैप्टर में लिखा हुआ है। तो आई एम श्योर आपको भी थोड़ा सा याद आया हुआ जिन्होंने पढ़ी हुई है, एंड इट वाज वंडरफुल, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे हैं, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजी एंड इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोशियोलॉजी। सो इंडियन वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को इंट्रोड्यूस किया है। सो यहाँ पे जो है स्टार्ट करते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो कैसे निकल के आई। सो सोशियोलॉजी को जनरली हम लोग बोलते हैं चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है जी। सो जो आप हम लोग साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन देखे हम लोगों ने 17th-18th सेंचुरी में, उससे जो है कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी जो है वो निकल के आई है, ठीक है जी। जैसे साइंटिफिक एज ऑफ रीजन आया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आए, देन उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए, साइंटिफिक रेवोल्यूशन में न्यू वेज ऑफ थिंकिंग देखा, ह्यूमनिज्म निकल के आया, सेकुलरिज्म निकल के आया, साइंस के ऊपर जो साइंटिफिज्म निकल के आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, नए नए तरह के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा कि भाई नए जो है आइडियाज़, पॉलिटिकल आइडियाज़ दे केम इनटू बीइंग। हम लोगों ने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की यहाँ पे बात करी हुई है। तो इस सब से जो है क्या हुआ कि सोसाइटी में जो चेंजेस निकल के आए उनको समझने के लिए सोशियोलॉजी जो है वो निकल के आई थी, और जो इनिशियल थिंकर्स थे उन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ साइंस के बारे में सोचा, ठीक है जी। सो सोशियोलॉजिकल थ्योरी बेसिकली इज व्हाट, इट इज़ रिजल्ट ऑफ सोशल रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स उस टाइम की जो सोसाइटी थी, वेस्टर्न सोसाइटी स्पेशली, उसमें जो भी चेंजेस आते उसको रिफ्लेक्ट, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए सोशियोलॉजी जो है वो निकल के आई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंकर आते हुए कार्ल मार्क्स, राइटिंग इन द अर्ली 17th सेंचुरी, 1818 में जो है इनका जन्म हुआ। और ये क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने जो है वो एक्सप्लॉयटेशन देखा जो कि इंडस्ट्रियल या फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्किंग क्लास का बाय द कैपिटलिस्ट क्लास, उसको देखा और इस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने की जो है इन्होंने कोशिश करी। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो, एंड ही वॉज राइटिंग इन दैट टाइम वेयर ही थॉट दैट कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है इट इज़ हाईली एक्सप्लॉयटेटिव। सो इन्होंने जो है समाज को समझने की कोशिश करी थ्रू इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इनका मानना था, मार्क्स का मानना था कि भाई जो प्रोडक्शन है, जो मटेरियल प्रोडक्शन है, यही जो है सच एक्चुअल सोशल रियलिटी है, और इंसान जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए इकट्ठे होते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो इकोनॉमिक बेस है, जो किस तरह से ये प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है वो डिटरमाइन करता है कि किस तरह का समाज होगा, और इस बेसिस में जो है ये अलग अलग समाजों के बारे में बात करते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, एंड देन फ्यूचर की दो सोसाइटीज़ के बारे में बात करते हैं, या फिर एपोज के बारे में बात करते हैं। एपो इज़ द वर्ड ही यूज़। सो एपो के बारे में बात करते हैं जैसे सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई हर एक इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में कुछ लोग होते हैं या कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और इस करके जो है वो डोमिनेंट क्लासेस बन जाते हैं, और जो लोगों के पास जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं होता वो क्या होते हैं, वो जो है वर्कर क्लास बन जाती है, वो डोमिनेंट क्लास के लिए काम करते हैं, ठीक है जी। इस तरह से उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है वो कंसेप्ट या वो प्रोसेस के बारे में बताया कि किस तरह से मटेरियलिस्टिक
चेंजेस आने से जो है हम लोग हिस्ट्री में अलग अलग एपोज के आने को देखते हैं, जो मैंने पीछे आपको बताया। एंड यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि भाई ये जो क्लासेस हैं, डोमिनेंट क्लास एज वेल एज जो आपका, जिसे अब यहाँ पे ये बुर्जुआ बोलते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बुर्जुआ बोलते हैं, और प्रोलेटेरिएट बोलते हैं वर्किंग क्लास को। तो ये कहते हैं कि देयर इज़ कांस्टेंट क्लास स्ट्रगल जो चल रही है, जो इन दो एंटागोनाइजिंग क्लासेस के बीच में चलती है। ठीक है जी। क्लास को डिफाइन करते हैं, किस तरह से क्लास को डिफाइन करते हैं कि भाई प्रोडक्शन प्रोसेस में सिमिलर तरह के इंडिविजुअल जो है, वो सिमिलर तरह की प्लेसिंग जिन इंडिविजुअल्स को मिली है वो जो है एक क्लास बनाते हैं। जैसे कि कैपिटलिस्ट क्लास क्या है, जो कि कैपिटल को ओन करते हैं, फैक्ट्रीज के ओनर्स, दे बिकम कैपिटलिस्ट क्लास। एंड वर्किंग क्लास इज व्हाट, जो कि जो है यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो क्लास के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल जो है इट ब्रिंग्स द सोशल चेंज। बड़े इंपॉर्टेंटली हमें बात की, क्लास स्ट्रगल जो है वो सोशल चेंज लेके आती है। और इन्होंने देखा कि हिस्टोरिकली हर एपो में यही हुआ है कि जो क्लास स्ट्रगल है वो एक टाइम पे रेवोल्यूशन लेके आती है। उसके कारण रेवोल्यूशंस आते हैं, रेवोल्यूशन से जो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जो है एपो के चेंज होते देखते हैं। ठीक है जी। तो अब ये बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो है सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इस टाइम पे जो प्रोलेटेरिएट क्लास है वो रेवोल्यूशन लेके आएगी, और इससे जो है क्या होगा, ये एक्सप्लॉयटेशन का दौर खत्म होगा, फिर सोशलिज्म आएगा, एंड देन सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म। इस तरह की जो है सोसाइटीज़ आएंगी। ठीक है जी। ये कार्ल मार्क्स की बातें हैं यहाँ पे, ब्रॉडली यहाँ पे यही बात करिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही है। देन इज़ इमाइल डकहाइम। डकहाइम जो है अगेन ये भी जो है मिड 1800s में लिख रहे थे, एंड ही ऑल्सो ट्राइड टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी एज अ साइंस। ठीक है जी। इन्होंने जो है नेचुरल साइंस से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, एंड ही वांटेड सोशियोलॉजी टू बी ए नेचुरल साइंस एंड टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ सोसाइटी। इसके लिए जो है सोशियोलॉजी को ये डेवलप करते हैं, या इनका इंटेंट इस तरह का होता है। ठीक है जी। सो यहाँ पे जो है ये बात करते हैं कि सोशियोलॉजी में भी ये बोलते हैं कि एज अ साइंस इवन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को, एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिनास को भी जो है हम लोग पढ़ सकते हैं। सो ये जो है सब्जेक्ट मैटर बनाते हैं सोशियोलॉजी का, दैट इज सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट जो है दे आर एब्स्ट्रैक्ट वेज ऑफ थिंकिंग, वेज ऑफ फीलिंग, जो कि इंडिविजुअल से बाहर है, जो समाज में मिलती हैं, बट वो जो इंडिविजुअल को कंस्ट्रेन करती हैं। ठीक है जी। तो दे बिकम सोशल फैक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया, जैसे रिलीजन जो है वो सोशल फैक्ट है। ठीक है जी। देन एग्जाम्पल इन्होंने दिया है जैसे कि सुसाइड के बारे में काफ़ी अच्छे से बात करी, सुसाइड भी जो है एक तरह का सोशल फैक्ट है। तो इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स को ये जो है बड़ी कंक्रीटली पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी में। और बेसिकली ही वाज द पर्सन हु ब्रॉट फंक्शनलिज्म इन द सोशल और इन द सोसाइटी। ठीक है जी। फंक्शनलिज्म जो स्ट्रैंड है या पर्सपेक्टिव है वो जो है ये यहाँ पे सोशियोलॉजी में लेके आए थे। उनका एक बहुत अच्छा जो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टडी जो है इन्होंने एक्सप्लेन की हुई एनसीईआरटी में, दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। सो ये बोलते हैं कि भाई प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में जो है क्या होता है, लेबर का डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो कम होता है, और धीरे धीरे जो है कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में इंक्रीज होता रहता है। प्रिमिटिव सोसाइटी में एक अलग तरह की सॉलिडारिटी होती है, इसे ये लोग ये जो है मैकेनिक सॉलिडारिटी बोलते हैं। और इस मैकेनिक सॉलिडारिटी में क्या होता है, सॉलिडारिटी ऑफ लाइकनेस। इस एक तरह के नॉर्म्स वैल्यूज़ होने के कारण एक कलेक्टिव कॉन्शियस होता है लोगों के अंदर, और वो इकट्ठे होते हैं सिंपल सोसाइटीज़ में। पर जब धीरे धीरे सोसाइटी जो है कम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ जाती है, तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी निकल के आती है, जहाँ पे लोग अलग अलग ज़रूर हैं, बट दे आर अगेन इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, फंक्शनली इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, बिकॉज डिवीजन ऑफ लेबर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो रखा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनको ये वाली इनका व्यू पॉइंट है। इसके अलावा बहुत सारे इनकी स्टडीज़ हैं, बट इनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। देन इस मैक्स वेबर। अगेन मैक्स वेबर जो है वो सोशियोलॉजी को ब्रॉड लेवल से वो जो है माइक्रो लेवल पे लेके जाते हैं। ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड दी सोशियोलॉजी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल, कि भाई इंडिविजुअल जो सोशल एक्शन करता है उसको समझना जो है समाज या सोशियोलॉजिस्ट का काम होना चाहिए। तो ही लेज द फाउंडेशन ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी, दैट इज इंटरप्रेटिंग द सोशल एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी। तो यहाँ पे जो है इसको समझने के लिए बोलते हैं कि भाई जो नेचुरल साइंसेज के कंसेप्ट्स हैं या उनके मेथड्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है। ही टॉक्स अबाउट
अबाउट कि देर इट हैज़ टू बी सम स्पेसिफिक मेथड्स टू अंडरस्टैंड सोशल साइंस। तो ये जो है आइडियल टाइप्स, वर्स्टेहन, इस तरह के जो है टाइपोलॉजीज लेके आते हैं। वर्स्टेहन यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं किया, यहाँ पे जो है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग या एम्पैथेटिक लाइजनिंग के वर्ड के बारे में बात किया है। दैट मीन्स कि जो एक रिसर्चर है वो क्या, वो एक एक्टर है, उसके दिमाग, उसकी तरह, उसके लेवल पे जाए, उसकी तरह सोचे, उसके कंस्ट्रेंट्स को सोचे, एंड देन जो है देखे कि उसने इस तरह के स्टेप्स या इस तरह के एक्शन क्यों किए। ठीक है जी, आइडियल टाइप्स बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एक हम लोग कह सकते हैं एक तरह का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है किसी पर्टिकुलर एक्शन के, और उस आइडियल कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग जज करते हैं कि भाई ये एक्शन जो है किस तरह का या कैसे किया गया है। ठीक है जी, या सोशल रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, ये जो है इनकी एक स्टडी थी जिसमें इन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक को समझा, देन कैपिटलिज्म को समझा, और इन्होंने ये देखा कि किस तरह से प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो थे वो कैपिटलिज्म को लाने में जो है उनका जो है मतलब एक इलेक्टिव एफिनिटी थी। एक आप कह सकते हो कि प्रोटेस्टेंट एथिक जो थे दे वर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ब्रिंगिंग कैपिटलिज्म। ठीक है जी, देन अथॉरिटी के बारे में ही हैड इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टेट पावर, ऑल्सो पावर के कंसेप्ट्स हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी के कंसेप्ट्स हैं, पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। तो इन्होंने अथॉरिटी को भी जो है काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन किया है, और इसके जो है आइडियल टाइप्स दिए हैं। ठीक है जी, 3 टाइप्स की अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। दैट इज़ आपका कैरिज्मेटिक अथॉरिटी ही टॉक्स अबाउट, देन उसके बाद ही टॉक्स अबाउट लीगल रैशनल अथॉरिटी, एंड देन ही टॉक्स अबाउट द ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ठीक है जी, सो इसके बाद जो है ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द टाइप लीगल टाइप ऑफ अथॉरिटी। ठीक है जी, ही टॉक्स ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम, एंड उसमें जो है किस तरह की अथॉरिटी चलती है। सो वहाँ पे ही टॉक्स अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी, एंड देन फाइनली वो जो है ब्यूरोक्रेसी के कुछ जो है आइडियल टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑफिशियल ड्यूटीज़, स्ट्रिक्ट जो है आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रिटन कोड ऑफ कंडक्ट है, रिटन रूल्स रेगुलेशंस हैं, करियर जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ करियर वर्क। सो इस तरह के जो है इन्होंने बहुत सारे आइडियल टाइप्स दिए हैं ब्यूरोक्रेसी के। ठीक है जी, सो दैट इज़ इंडियन वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट फॉर यू पीपल, एंड देन लास्ट चैप्टर इज इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में क्या है भाई, अगेन यहाँ पे जो है सबसे पहले बात की किस तरह से सोशियोलॉजी जो है वो इंडिया में बिगिन हुई। 1919 में पैट्रिक गिडिस ने जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इसको जो है एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट किया। इवेंचुअली इट बिकेम अ फुल फ्लेज डिसिप्लिन देयर, फुल फ्लेज डिपार्टमेंट बना। ठीक है जी, 1920 में लखनऊ एंड कलकत्ता में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। देन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो लिखी हुई है वो है सोशियोलॉजी को इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे समझा जाए। देखिए, मैंने शायद पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि जो सोशियोलॉजी है इंडियन कंटेक्स्ट में इसको जो है देखना काफ़ी डिफिकल्ट था, बिकॉज सोशियोलॉजी वाज कंसिडर्ड एज अ वेस्टर्न इनोवेशन। वेस्टर्न सोसाइटी में जो चेंजेस आती है उसको समझने के लिए सोशियोलॉजी आई थी, और कहीं ना कहीं इंडियन कंटेक्स्ट में जो है जो भी चेंजेस इंडिया में भी आ रहे थे, सोशल चेंज इंडिया में भी आ रहा था, बट दीज चेंजेस वर टू बी सीन in the broad light of the colonial experience that India had। ठीक है जी, तो यहाँ पे सोशियोलॉजी का किस तरह का स्टैंड होगा, क्या क्वेश्चन सोशियोलॉजी एक्सप्लेन करेगी, what will be the research, what all will be there, ये सब चीज़ों के ऊपर जो है एक ब्रॉड क्वेश्चन मार्क था जिनको इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट ने सॉल्व करने की कोशिश करी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के। देखिए यहाँ पे जो है इंडियन कंटेक्स्ट में स्पेशली जो वेस्टर्न थिंकर्स है, दे थॉट कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ मोर और सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज़ मोर रेलेवेंट देन सोशियोलॉजी। सो यहाँ पे दो जो अभी थिंकर्स इंडियन सोशियोलॉजी से, उन्होंने जो है सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, बिकॉज इंडिया इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्स ऑफ बोथ मॉडर्निटी एज वेल एज ट्रेडिशनलिटी। हमें यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल ट्राइब्स भी देखने को मिलती हैं, विलेज सिस्टम भी देखने को मिलता है, येट अर्बन एरियाज भी देखने को मिलते हैं ना। तो स्टार्ट किया गया कुछ पायनियर सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के एग्जांपल्स देखे, जैसे एल.के. अनंत कृष्ण अय्यर हैं। ही वाज अगेन जो कोचिन स्टेट में एथनोग्राफी के ऊपर जो है इनका काफ़ी काम है, एंड ही बिकेम वेरी वेरी रेप्यूटेड इन डूइंग द एथनोग्राफिक रिसर्च और एथनोग्राफिक सर्वेस दैट ही डिड फॉर कोचिन स्टेट एंड देन इवेंचुअली मद्रास के लिए। इसके बाद जो है शरद चंद्र रॉय हैं, इन्होंने भी जो है छोटा नागपुर में काफ़ी ज़्यादा जो है एथनोग्राफिक रिसर्च की। इनके मोनोग्राफ्स ओरायंस के ऊपर जो है तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मोनोग्राफ्स इन्होंने लिखे, एंड ही बिकेम द अथॉरिटी ऑन छोटा नागपुर ट्राइब्स। और ये जो दोनों सोशल एंथ्रोपोलॉजी, दे बिकेम एंथ्रोपोलॉजी बाय एक्सीडेंट, है ना, मतलब दे वर नॉट एस्पायरिंग और दे डिड नॉट रीड द डिसिप्लिन फॉर्मली, बट दे बिकेम
the anthropologist by having curiosity towards understanding the society. ठीक है, सो एथनोग्राफिक रिसर्च यहाँ पे स्टार्ट हुई. देन केम लाइक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जैसे कि गोविंद सदाशिव घुरे जी हैं. ही वॉज द पर्सन ऑल्सो कॉल्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोशियोलॉजी इन इंडिया. सो ही established sociology as a discipline in Bombay and became the Bombay University and became the department chairman also. and इन्होंने जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इनके जो eventually became prominent sociologists, जैसे M.N. श्रीनिवास हैं, A.R. देसाई हैं. जी गोविंद सदाशिव घुरे ने जो है क्या कास्ट एंड रेस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है. इनकी किताब भी है कास्ट एंड रेस इन इंडिया. सो ये जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई थी बिकॉज उस टाइम पे ही हैड लाइक अ डिस्कशन विद और ही हैड अ लाइक कॉन्ट्रडिक्शन विद हर्बर्ट रिस्ले. हर्बर्ट रिस्ले बोलते थे कि भाई जो रेस है इंडिया में, ठीक है जी, रेस हम लोग नदर्न इंडिया में जो कास्ट है और उसको रेस के साथ इक्वेट किया जा सकता है, जबकि घुरे ने जो है इस चीज़ को रिफ्यूट किया था. सिमिलरली इन्होंने फैमिली मैरिज के ऊपर भी बहुत सारी बात की है, किनशिप के ऊपर, ट्राइब के ऊपर, रिलीजन के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा बात की है. कास्ट के ऊपर जो है इनकी डेफिनेशन जिसमें ये लोग छः एट्रीब्यूट देते हैं कास्ट की, इट बिकेम वेरी 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 फेमस. ठीक है जी. सो अगेन आई वुड कीप इट टू यू कि भाई ये 6 एट्रीब्यूट्स क्या थे कास्ट के. प्लीज़ राइट इट ऑन कमेंट बॉक्स. आई वांट यू पीपल टू ऑल्सो कम एंड गेट इन्वॉल्व इन टू दिस. सो लिख के बताना मुझे कि किस तरह की कौन से जो 6 आपके एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है जी. इसके अलावा ट्राइब के ऊपर भी इन्होंने जो है काफ़ी सारा बात की है. ट्राइब को ये बैकवर्ड हिंदूज़ बोलते हैं और वेरियर एल्विन के साथ इनकी बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट हुई थी 1940s एंड 50s में कि भाई जो ट्राइब्स हैं उनके साथ किस तरह से जो है इंडियन स्टेट को किस तरह से उनको जो है एसिमुलेट करना है. ठीक है जी. तो ये भी इसके ऊपर यहाँ पे हुई थी. देन इज DP मुखर्जी, दुर्जाति प्रसाद मुखर्जी लखनऊ स्कूल के थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के. एंड इवेंचुअली इन्होंने जो है ट्रेडिशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया. बोलते हैं कि भाई भारत में जो है इकोनॉमिक सिस्टम्स या फिर पॉलिटिकल सिस्टम इतने इवॉल्व नहीं थे जितना सोशल सिस्टम इवॉल्व थे, और ट्रेडिशन जो है इसका एक लिविंग एग्जांपल था. तो ये बेसिकली लिविंग ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशन है वो ना सिर्फ उसने जो है पुराने टाइम से वो एसिमुलेट करता है, बल्कि इन्होंने जो चेंजेस आए हैं उसको भी एसिमुलेट किया. तो हमारा ट्रेडिशन जो है कंटिन्यूसली चेंज भी अडॉप्ट करता रहा है. ठीक है. तो ये बातें करते हैं. मुखर्जी जी जो है वो मार्क्सिस्ट बेंट के थे, बट मार्क्सिज्म को उन्होंने कभी एज अ सोशल प्रोसेस की तरह नहीं देखा, बट एज अ सिर्फ वे ऑफ सोशल एनालिसिस देखा कि भाई इससे किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं. देन इसके बाद जो है AR देसाई हैं. देसाई जी जो है अगेन मार्क्सिस्ट थे, मार्क्सिस्ट बेंट के थे. एंड इन्होंने जो है मार्क्सिज्म को अप्लाई करने की कोशिश करी इंडियन सोसाइटी में. सो इन्होंने मार्क्सियन एनालिसिस, इनका जो डॉक्टरल थीसिस था दैट वाज ऑन मार्क्सियन एनालिसिस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो कि बाद में बुक की तरह जो है पब्लिश भी हुआ. दैट वाज सोशल बैकग्राउंड इंडियन नेशनलिज्म विच इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑल्सो. एंड इसमें जो है इन्होंने बात करी किस तरह से जो मार्क्सियन जो इकोनॉमिक चेंजेस ब्रिटिशर्स लेके आए उसके कारण किस तरह से इंडियन नेशनलिज्म जो है उसने जन्म लिया. ठीक है जी. इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे एरियाज में काम किया, जैसे पीजेंट मूवमेंट्स के ऊपर काम किया है उन्होंने. देन इम्पॉर्टेंट जो एरिया है उनका काम का दैट वाज स्टेट ऑल्सो. सो स्टेट थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन भी किया है इस चैप्टर में कि स्टेट जो है एज फार एज स्टेट इज़ कंसर्न, स्टेट में he has talked about what is welfare state and how what are the attributes of welfare state. and ये बाद में बोलते हैं कि जो welfare state है वो myth है, बिकॉज इनमें से कोई भी attribute जो है, कोई भी welfare state जो आज की डेट में अपने आप को क्लेम करता है वो इसको फुलफिल नहीं कर पाया है. ठीक है जी. एंड देन लास्ट इज ऑब्वियसली दैट इज M.N. श्रीनिवास, मैसूरू नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास. इन्होंने जो है ही वॉज द पायनियर ऑफ फंक्शनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इन इंडिया. सो यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया, he had a double doctorate. First he did a doctorate under G.S. Ghurye and then he went abroad. ऑक्सफोर्ड में जाके जो है पहले रेडक्लिफ ब्राउन के अंदर एंड देन इवान प्रिचार्ड्स के अंदर जो है इन्होंने डॉक्टरेट कंप्लीट किया है. तो he did a lot of work on ethnography, he did a lot of work on field study. ठीक है जी. आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, he had done it. and he was the pioneer of studies on village. He was pioneer on studies of
कास्ट एंड ही वॉज अ पाइनियर इन स्टडीज़ ऑफ सोशल चेंज। ठीक है जी। तो विलेज के ऊपर जो है इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क भी है। रामपुरा विलेज को इन्होंने स्टडी किया था। सो ही स्टडीड सोसाइटी एंड रिलीजन ऑन कोर्ग्स ऑफ मैसूर। सो ये इनका जो है डॉक्टरल थीसिस बाद में जो है बुक बनी, और यहाँ पे इन्होंने जो है रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में बात किया कुर्ग के, ठीक है, ऑफ रामपुरा विलेज। एंड देन ही ऑल्सो टॉक अबाउट विलेज। सो विलेज में जो है, जो कि पुराने जो वेस्टर्न जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर का व्यू था कि जो विलेज जो हैं वो अनचेंजिंग हैं और सेल्फ लिटिल रिपब्लिक्स हैं, सेल्फ सफिशिएंट लिटिल रिपब्लिक्स हैं, उसको जो है इन्होंने ब्रेक किया था। एंड ही ऑल्सो लुईस डुमॉन्ट के जो है व्यूज़ को इन्होंने काउंटर किया था, वेयर डुमो सेज दैट कास्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन विलेज, वाइल एम.एन. श्रीनिवास वॉज द पर्सन हु सेड दैट विलेज हैज़ अ सोशल एंटिटी ऑफ इटसेल्फ। सो ये चीज़ें जो हैं आपकी एनसीईआरटी में दी हैं, एंड ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो हैं, ऑल ऑफ द सोशोलॉजिस्ट मेंशन्ड हियर बिल्ट द बेस फॉर फर्दर सोशोलॉजी टू डेवलप इन इंडिया। ठीक है जी। एम.एन. श्रीनिवास अगेन, इफ आई कैन टॉक अ लॉट मोर अबाउट हिम। एंड विलेज स्टडीज़ जो 60s 50s 60s एंड 70s में हमने जो विलेज स्टडीज़ देखी, एम.एन. श्रीनिवास वॉज पायनियर ऑफ इट अलॉन्ग विद एस.सी. दुबे एंड डी.एन. मजूमदार, एंड इन्होंने जो है सोशोलॉजी को बहुत आगे तक लेके गए ये लोग। सो गाइज, दैट वॉज दिस पर्टिकुलर चैप्टर और this particular book. I hope you got the viewpoint of this book, and soon I'm going to get with the third book, that is the Indian society. उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे. So I hope you liked it. So thank you very much, and if you liked it, please like, share and subscribe. Till next time, bye bye, all the best.